ओके, तो जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कोड एडिटर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एडिटर जो हम यूज करेंगे उसको हम उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। इसको शॉर्ट फॉर्म में वीएस कोड भी कहा जाता है, वीएस कोड। अच्छा, कोड एडिटर क्यों जरूरी होता है, क्यों यूज होता है? आपको याद होगा, हमने पिछले कुछ सेशंस में हमने डिस्कस किया था कि हम फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से कंप्यूटर ओपन करूँ, ये फाइल्स ओपन कर लेते हैं, एंड देन on this PC, C drive। तो समझे यहाँ पे हम आके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ से राइट क्लिक करके हमने न्यू पे गए और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आ रही है हमारे पास। विंडोज में और किसी डॉक्यूमेंट की वैसे ऑप्शन नहीं आती। तो जब आप यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो ये देखें, ये आपसे नाम पूछ रहा है और .txt। तो ये इसने बाय डिफॉल्ट इसकी ना एक्सटेंशन जो है वो txt रख दी है। तो समझे हम इसको कहते हैं हेलो वर्ल्ड। फाइल का हमने नाम रखा और हमें txt नहीं चाहिए, समझे, क्योंकि जो कोड होता है वो txt फॉर्म में कभी भी नहीं होता। जो रन होना होता है ना कोड, वो उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट होती है, हर लैंग्वेज की डिफरेंट होती है। अगर पाइथन है तो उसकी py होगी एक्सटेंशन, अगर रूबी है तो rb होगी, जावास्क्रिप्ट है तो js होगी। तो इस तरह से डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं और उसी से पता चलता है कि ये किस टाइप का कोड है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम आरबी इस्तेमाल कर लेते हैं, रूबी। तो यहाँ पे वो देखें, हमसे पूछ रहा है कि अगर आप फाइल नेम एक्सटेंशन चेंज करते हैं तो ये फाइल अनयूजेबल भी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी विंडोज में हमने रूबी इंस्टॉल नहीं की हुई, तो अगर मैं .rb कर देता हूँ तो ये फाइल तो किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं होगी अभी, क्योंकि विंडोज को पता ही नहीं है ये किस सॉफ्टवेयर में ओपन होगी। वो जब तक मैं रूबी इंस्टॉल नहीं करूंगा तब तक ये फाइल नहीं चलेगी। बट और वो पूछ रहा है कि क्या चेंज करनी है, तो मैं फिर भी कहूंगा कि हाँ जी चेंज करनी है, यस। अब अ, ये सिर्फ एक फाइल हमने क्रिएट की है, हर दफा हमें एक्सटेंशन का भी ख्याल रखना होगा। हर दफा हमें उसके पाथ का ख्याल रखना होगा कि कहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट। तो इसलिए यहाँ से आप बार बार डॉक्यूमेंट्स क्रिएट नहीं कर सकते। आपको उसके लिए कोड एडिटर यूज करना चाहिए। वो भी मैं बताता हूँ कि उसमें कैसे फाइल क्रिएट करते हैं। अब इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। और यहाँ पे आप विंडोज में आप जब वीएस कोड इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल एन करेंगे, एन फॉर न्यू, तो ये एक न्यू फाइल ओपन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये एक फाइल ओपन हो गई है, ये अभी सेव कहीं पे नहीं हुई। इस फाइल का उसने खुद से नाम कुछ रख दिया, अनटाइटल्ड वन। ये अभी सेव कहीं पे नहीं हुई। आप इसमें कुछ भी लिखेंगे, एनी कोड हेयर, अब आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, तो ये जो ये मैं जहाँ पे कर्सर ला रहा हूँ, यहाँ जब कर्सर हटाऊंगा तो आप देखेंगे गोल डॉट बना होगा। तो इस गोल डॉट का मतलब है कि ये फाइल आपकी सेव नहीं हुई अभी। और जब मैं ये लाता हूँ तो ये जिस तरह ब्राउजर की टैब आप बंद कर सकते हैं, तो आप इसको भी बंद कर सकते हैं। लेकिन जब मैं बंद करने की कोशिश करूंगा तो ये देखें मुझसे क्या पूछता है कि आपने ये फाइल सेव नहीं की हुई, तो क्या आप इस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं? अगर आप क्लोज करेंगे तो जो कुछ आपने लिखा है वो खत्म हो जाएगा, वो सेव नहीं रहेगा। तो मैं अगर समझे डोंट सेव कहता हूँ तो ये कोड गया। अब ये फाइल मेरे पास कहीं पे भी मेरे सिस्टम में नहीं पड़ी हुई। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं इस दफा ये मैंने कुछ लिखा, अब मैंने इसको सेव करना है, तो मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो ये सेव की ऑप्शन आ जाएगी मेरे पास। आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपने कीबोर्ड के जरिए से ही आपने ये शॉर्टकट्स यूज करने हैं। हालांकि आप न्यू फाइल जब आपने क्रिएट करनी है, मैंने बताया कि कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल एन प्रेस करने से आपकी एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। हालांकि आप न्यू फाइल यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ जब आप फाइल पे, ये वैसे मैं मैक पे हूँ तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन विंडोज में भी ऐसे ही है कि आप फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपके पास न्यू फाइल की ऑप्शन आएगी। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पूछ रहा है फाइल की टाइप, मतलब वो
आप ना कुछ भी ना दें, आप टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट कर लें तो ये इस तरह से एक न्यू फाइल ओपन हो गई। लेकिन आप हमेशा कीबोर्ड यूज करें, क्योंकि उससे आपकी कोडिंग तेज होगी, मतलब आप हर चीज को तेज आप प्रोसेस कर सकते हैं। माउस को कम से कम यूज करना है। इसी तरह सेव करने के लिए भी आप यहाँ पे ये देखें सेव की ऑप्शन आ रही है, तो आप सेव कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन आप सेव करेंगे कंट्रोल एस से। कंट्रोल एस, जब आप कंट्रोल एस करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये अगेन मैक है तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बिल्कुल विंडोज में भी ऐसे ही होता है। एक्चुअली मैं थोड़ी देर में ना विंडोज में इसे इंस्टॉल करके तो वहां पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। लेकिन मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डॉट आर बी, यहाँ पे आप देखेंगे उसने बाय डिफॉल्ट मुझे कोई एक्सटेंशन दी ही नहीं। अगर मैं इसके आगे डॉट आर बी नहीं लिखता तो ये कोई भी एक्सटेंशन नहीं बनाएगा। ये ऐसे ही विदाउट एक्सटेंशन एक फाइल बन जाएगी। और जिस फाइल की एक्सटेंशन नहीं होती वो फाइल किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि सिस्टम को आपके पता नहीं चलता कि ये फाइल किस टाइप के सॉफ्टवेयर में ओपन होगी। हाँ, कभी कभार आप जिनकी एक्सटेंशन नहीं होती जिन फाइल्स की, कभी कभार आप उन फाइल्स को कोड एडिटर में ओपन कर सकते हैं, कोड एडिटर उन्हें ओपन कर देता है। जैसे, हाँ, बहरहाल अभी हम एक्सटेंशन देंगे इसे, डॉट आर भी हम समझें, इसको एक्सटेंशन दे देते हैं तो ये फाइल हमारी सेव हो गई। और ये बता रहा है कि कहाँ पे सेव हुई है आपकी फाइल। ये वीएस कोड का फीचर है जो आपको पाथ बता रहा है कि आपकी फाइल कहाँ पे सेव हुई है। लेकिन अगर आप अपनी फाइल्स में जाएं तो मैं देख रहा हूँ, हाँ, ये होम में सेव हुई है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरा होम है, ये काशिफ उमैर लियाकत के नाम से जो फोल्डर है उसमें हूँ मैं। बल्कि और पीछे चले जाते हैं, यूजर्स, यूजर्स के अंदर काशिफ उमैर लियाकत, और उसके अंदर ये फाइल। तो ये फाइल यहाँ पे बन गई है डॉट आर बी फाइल, और उसकी टाइप है रूबी स्क्रिप्ट, रूबी की फाइल है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं क्लोज भी कर दूं, अब मुझे ये नहीं कहेगा कि आपने सेव कुछ नहीं किया, क्योंकि सेव कर दिया हुआ था मैंने। अच्छा, अब अगर मैं इस फाइल में कोई चेंज करता हूँ तो फिर आप देख रहे हैं वो दोबारा से गोल डॉट आ गया, और वो क्रॉस का साइन सिर्फ कर्सर लाने पे ही नजर आता है। तो अब अगर मैं इसे क्लोज करूंगा तो फिर ये मुझे पूछेगा कि आपने कुछ सेव नहीं किया होगा। तो अगर मैं डोंट सेव करूंगा ना, तो ये जो अभी मैंने हेयर के आगे SDFD लिखा है ना, ये चीज नहीं सेव होगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये फाइल मैंने दोबारा ओपन की तो यहाँ पे वो SDFD सेव नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा तो फिर वो सेव हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया फाइल क्रिएट करने का प्रोसेस। उसके अलावा अब ये जो आपको साइड पे ये आइकॉन नजर आ रहे हैं ना, डिफरेंट आइकॉन, इनमें से कुछ फीचर्स आप यूज करेंगे और कुछ आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट आइकन है एक्सप्लोरर। ये आप देख रहे हैं जब मैं इस पर कर्सर ला रहा हूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है एक्सप्लोरर। तो एक्सप्लोरर जो है ये आप इस्तेमाल करेंगे इसमें, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके दो फाइल्स ओपन हैं, ओपन एडिटर्स, मतलब कि दो फाइल दी हुई हैं यहाँ पर। तो वेलकम का पेज है और हेलो वर्ल्ड डॉट आरबी का पेज है। तो ये आपकी फाइल्स शो करेगा। अब ये जो नो फोल्डर ओपन कह रहा है ना, आप जब प्रॉपर अपना काम स्टार्ट करेंगे ना लर्निंग का, तो उस टाइम पे आप कोई फोल्डर ओपन किया करेंगे। आप ऐसे सेपरेट जो है सिंगल फाइल्स ओपन नहीं करेंगे, आप एक पूरा फोल्डर ओपन करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज जो आप यूज करेंगे वो है सर्च। आपको अपने कोड में अब यहाँ पे 50 फाइल्स हैं, फाइल्स में से कुछ भी कहीं पे लिखा हुआ आपने ढूंढना है, तो आप सर्च पे आएंगे और यहाँ सर्च में जो भी आप टाइप करेंगे, समझे मैंने एनी सर्च करना था तो वो एनी, समझे ये फाइल अगर मैं क्लोज कर दूंगा ना तो फिर ये शो नहीं होगी, क्योंकि हमने फोल्डर ओपन नहीं किया हुआ। अब ये देखें कि यहाँ पे मैं एनी सर्च करता हूँ तो ये देखें कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो फाइल मैंने क्लोज कर दी है। अगर मैं फाइल ओपन करता हूँ और मैं दोबारा सर्च करता हूँ तो फिर आ जाएगा।
लेकिन जब मेरा फोल्डर ओपन होगा ना, फिर मैंने चाहे फाइल ओपन ना भी की हो, वो मेरे पूरे फोल्डर में सर्च करेगा उस चीज को। अच्छा, तो ये यहाँ पे मुझे सर्च रिजल्ट बता रहा है। अगर मैं समझे किसी और टैब पे हूँ, किसी और फाइल में हूँ, और मैं इस पे जब क्लिक करूंगा सर्च रिजल्ट पे, तो ये मुझे उस जगह ले जाएगा। ये उसने हाईलाइट भी कर दिया कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये लफ्ज। तो सर्च आप यूज करेंगे और एक्सप्लोरर आप यूज करेंगे। अब इसमें आपने फोल्डर कैसे बनाना है, फोल्डर कैसे ओपन करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि विंडोज में जैसे हम यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब एक्चुअली हम ना कर लेते हैं इंस्टॉल, वीएस कोड जो है ना विंडोज में भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये ब्राउजर में आके, हाँ ये बल्कि आपको यहाँ से ये भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। विंडोज है ना आप सबके पास, तो आपने गूगल पे सर्च करना है या कहीं किसी भी bing.com है, ये जहाँ पे भी आप सर्च करेंगे आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड, और ये उसका यूआरएल है। यूआरएल आपको आइडिया होगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था यूआरएल क्या होता है। https://code.visualstudio.com/download। ये वाला जो लिंक होगा ना, इसको आपने ओपन कर लेना है। अगर ये नहीं नजर आता इस तरह से, तो इस तरह से तो लाजमी नजर आएगा गूगल में। तो यहाँ पे आप डाउनलोड वाले पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, डाउनलोड पे जब आप आएंगे तो आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं कि कौन सा आपने इंस्टॉल करना है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, विंडोज है, डेबियन या मैक। तो हमारे पास क्योंकि विंडोज है, तो हम विंडोज पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर समझे आपने गलती से ये बंद कर दिया, डाउनलोड अब आपको नहीं मिल रहे, तो आप यहाँ फाइल्स में जाएंगे और डाउनलोड्स में जाएंगे, और ये आपको यहाँ पे डाउनलोड्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस पर डबल क्लिक करें, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। यहाँ से आप कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये पाथ है जहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउन इंस्टॉल होना चाहिए। नेक्स्ट, इसका सेलेक्ट स्टार्ट मेन्यू फोल्डर, बिल्कुल कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। डेस्कटॉप आइकन आप क्रिएट कर लें ताकि आपको इजीली एक्सेस हो सके डेस्कटॉप से। उसके अलावा ये भी आप ऐड कर लें, विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कौन सा है ये मैं दिखाता हूँ आपको पहले। यहाँ पे अगर आप जाएं तो समझें टेस्ट फोल्डर में ये एक फाइल है। इस पे जब मैं राइट क्लिक करता हूँ ना, तो ये जो चीज ओपन हो रही है ना, ये चीज, इसको कहते हैं फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो वो कह रहे हैं कि आपने इंस्टॉल करना है कि यहाँ पे जैसे ये एडिट इन नोटपैड लिखा आ रहा है ना, इसी तरह से एडिट इन वीएस कोड लिखा आ जाएगा। तो आप यहाँ फाइल पे राइट क्लिक करके उसको आप एडिट कर सकते हैं वीएस कोड के अंदर। अच्छा, और इस थी ये, तो बिल्कुल ये हम ऐड कर लेते हैं। और एक ऑप्शन थी ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अच्छा, डायरेक्टरी और फाइल में यही फर्क है, डायरेक्टरी फोल्डर को कहते हैं। तो ये जो फोल्डर है, इस पे जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें वो एडिट इन नोटपैड नहीं आ रहा, ओपन इन टर्मिनल आ रहा है। ठीक है, एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है ये फोल्डर के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस फोल्डर को वीएस कोड में ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाए उसकी, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो हम उसको करेंगे क्योंकि आगे अभी हमने देखना है कि फोल्डर कैसे ओपन किया जाता है वीएस कोड में। तो इसलिए इसको भी ओपन कर लेंगे। रजिस्टर कोड एज एन एडिटर फॉर सपोर्टेड फाइल टाइप्स, ये लाजमी आपने सेलेक्ट करना है। और ऐड टू पाथ रिक्वायर्स शेल रीस्टार्ट, ये भी आपने लाजमी सेलेक्ट करना है। अच्छा, उससे पहले आपने इंश्योर करना है कि आपके पास ना कोई भी वो टर्मिनल विंडो ना ओपन हो। यहाँ पे टर्मिनल एक सॉफ्टवेयर होता है विंडोज का, टर्मिनल के नाम से, ये विंडो ना ओपन हो आपके पास। अगर आपके पास है तो आप इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। सो बेसिकली आपने सारी ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो सिर्फ वो आपसे आपको दिखा रहा है कि आपने क्या चीज़ें चूज की थी, और अब वो आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा।
ठीक है। अम, अब ये लॉन्च, ठीक है हम लॉन्च कर लेते हैं। लॉन्च किया तो ये ओपन हो गया हमारे पास VS कोड। यहाँ से आप अपनी मर्जी का थीम चूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जरा क्योंकि मेरा जो मैक पे ओपन है वो ब्लैक में है, तो यहाँ पे जरा लाइट थीम कर लेते हैं। तो इस तरह से वाइट कलर में हो गया मेरे पास मेरा VS कोड, उसका थीम सेट हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर ये कुछ चीजें हैं, इनको आप वन बाय वन आप गो थ्रू कर सकते हैं, देखना चाहें अगर। जैसे नहीं, ये नहीं, चलें गया। लेकिन ठीक है, कोई इतना मसला नहीं। वो जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो वो जो ऑप्शंस आ रही होती हैं बस आप उनको गो थ्रू कर लें कि वो क्या कह रहा है। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। या फिर जो ये सेशन की रिकॉर्डिंग अपलोड होगी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो उसके नीचे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, ये हमारा VS कोड इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम दोबारा क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमने अब फोल्डर ओपन करना है। तो फोल्डर, पहले तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने के लिए आपको यहीं पे, ये आप फाइल्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे जिस जगह पे भी आप फोल्डर बनाना चाहते हैं, डाउनलोड्स में या डॉक्यूमेंट्स में, आप फोल्डर जो है वो बना लें। मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में बना लेता हूँ। तो कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे किसी भी खाली जगह पे और न्यू फोल्डर। तो यहाँ फोल्डर का हम नाम कर लेते हैं हेलो। कोशिश करें जितना भी आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, उसमें आप स्पेस नहीं देंगे, ना फोल्डर के नाम में, ना ही फाइल के नाम में। कोशिश करें कि आप अंडरस्कोर दें स्पेस की जगह, क्योंकि स्पेस के बाद जो है ना वो कुछ मसले आते हैं, जो आप जब नाम टाइप को एरर्स आते हैं उसके अंदर। तो आप स्पेस नहीं दें, बेहतर बेहतर ये हो। अच्छा, अब ये हमने फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब मैं इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करना चाह रहा हूँ। हालांकि इसके अंदर फाइल कोई नहीं है अभी, लेकिन फाइल्स भी हम VS कोड के अंदर जाकर क्रिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ राइट क्लिक करेंगे हम। आई नहीं ऑप्शन। अच्छा ठीक है, तो चलें, जब हमने ये राइट क्लिक किया तो ये ना ज़रा फैंसी है। जो विंडोज़ 11 का जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है थोड़ा सा फैंसी है। जब आप शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये उस तरह का मेन्यू आ जाएगा जिस तरह हमारी पुराने विंडोज़ के वर्जन्स में आता होता था, ओपन, ओपन इन न्यू टैब, ये सारा कुछ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपन विद कोड। कोड भी कहते हैं इसको, VS कोड की बजाय खाली इस सॉफ्टवेयर को कोड भी कहा जाता है। तो आप जब ओपन विद कोड कहेंगे, ये आपको नहीं आएगा, क्योंकि मैं मैक के अंदर विंडोज यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट आया। लेकिन अब ये चीज आपको आएगी, ये वाला जो बॉक्स है ये आपको नजर आएगा, डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ द फाइल्स इन दिस फोल्डर। अब होता क्या है कि कभी कभी विंडोज में आपके पास वायरस वाला भी कोई आपके पास हो सकता है फोल्डर, जिसके अंदर मतलब कोई वायरस वाली फाइल हो सकती है। तो जब आप उस फोल्डर को ओपन करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे कोई वायरस नहीं, आप कहें कि स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट रन हो सकता है, और वो अगर रन हो तो आपके सिस्टम की फाइल्स डिलीट कर सकता है, या आपके सिस्टम की फाइल्स को एनक्रिप्ट कर सकता है। एनक्रिप्ट का मतलब है कि वो लॉक हो जाती हैं, फिर ओपन नहीं होती। तो वो डिफरेंट चीजें कर सकता है। लेकिन हमें पता है कि ये फोल्डर हमने ही क्रिएट किया है, इसलिए हम इसको ट्रस्ट करेंगे। यस, आई ट्रस्ट द ऑथर्स जिन्होंने ये क्रिएट किया। और अगर हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में जितने भी फोल्डर क्रिएट होंगे सबको ट्रस्ट करो, तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको अभी रहने देते हैं, नहीं सिलेक्ट करते, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम हमें जब भी हम ओपन करेंगे ना डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में कोई नया फोल्डर, तो फिर वो दोबारा ये पूछेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये पूछे हमसे। अच्छा, जब ये एक बार मैं इसको कर दूंगा ना, यस आई ट्रस्ट, तो ये ओपन हो गया। अब अगर मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ ना, तो फिर अभी दोबारा नहीं मुझसे पूछेगा, क्योंकि इसने अपनी मेमोरी में सेव कर लिया कि मैंने कहा था कि मैं ट्रस्ट करता हूँ। तो इसलिए अब वो मुझसे दोबारा नहीं पूछेगा।
अच्छा, अब जब मैंने ये ओपन किया, आप देख रहे हैं जब ओपन होता है तो एक्सप्लोरर जो है वो राइट लेफ्ट साइड पे ऑटोमेटिकली ओपन हो गया हुआ है, और वेलकम की टैब भी ओपन है। तो यहाँ पे अब हम फाइल्स क्रिएट करेंगे। अब ये फोल्डर ओपन किया हुआ है हमने, फोल्डर का नाम क्या था, हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड। ठीक है। इसी तरह जब हम सर्च करेंगे तो सर्च भी अब ज्यादा यूजफुल होगी। अच्छा, हम अब आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम हमें यहाँ पे आउटलाइन और टाइमलाइन, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो कह रहा है नो फोल्डर ओपन, कि कोई फोल्डर नहीं ओपन किया हुआ, तो अब ये यहाँ पे ऐसे नहीं कह रहा। अच्छा, फाइल अगेन हम दोबारा से जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड डॉट आर बी। ये हमने फाइल एक क्रिएट कर दी। ये देखें, वीएस कोड को पता है कि आरबी फाइल किस टाइप की होती है, तो उसने ये रूबी का जो सिंबल है ना, लोगो है, वो उसने साथ में शो करवा दिया कि ये आपने रूबी की फाइल क्रिएट की है। अब इसके अंदर अभी मैं कुछ भी लिखूंगा, ये इसको आपने इतना मतलब इग्नोर करना है। वो डेफ प्रिंट बार, ठीक है, ये आपने क्रिएट कर ली। अच्छा, और फिर मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं वो गोल डॉट नहीं आ रहा, सेव हो गई है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम, बल्कि अब मैं वो आपको दिखाना चाह रहा था कि जब हम ज्यादा सारी हमारे पास फाइल्स हों, टू बार डॉट आर बी हमने समझे क्रिएट कर दी, सैम्पल डॉक्यूमेंट मैंने ये लिख दिया इस फाइल में। अब मैं तीनों ये सारी फाइल्स को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे मेरे पास कोई ओपन नहीं है। अब मैं सर्च में जाके जब लिखूंगा डेफ, समझे, तो ये मुझे बता रहा है कि हेलो वर्ल्ड की जो फाइल है उसमें डेफ फू लिखा हुआ है। तो इस पे मैंने क्लिक किया, वो आ गया, हालांकि फाइल मेरी क्लोज थी, फिर भी उसने शो करवा दिया। इसी तरह अगर मैं ई लिख दूं सिर्फ, तो हाँ, दोनों फाइल्स में ई है। कहाँ कहाँ पे है वो बता रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और फिर हेलो वर्ल्ड में भी है ई। तो ये उसने दोनों फाइल्स बता दी मुझे। तो इसलिए जब भी आप काम करेंगे, आप सिंगल फाइल नहीं ओपन करेंगे वीएस कोड में, आप हमेशा एक फोल्डर ओपन करेंगे और फिर उस फोल्डर के अंदर फाइल्स क्रिएट करेंगे अपनी। इस फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर क्रिएट करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेस्टेड फोल्डर मैं समझे से कहता हूँ, स्पेस नहीं देंगे हम, नेस्टेड फोल्डर। जब मैं ये क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से नजर आ रहा है कि एक एरो का साइन उसके आगे आ रहा है, और ये एक फाइल की तरह नजर नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो हेलो वर्ल्ड के फोल्डर को देखें, यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है नेस्टेड फोल्डर के नाम से। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नेस्टेड फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट करनी है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि नेस्टेड फोल्डर को आपने क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह, ये एक लाइन आ जाएगी इसके ऊपर, और फिर आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है, तो ये फाइल आपकी नेस्टेड फोल्डर के अंदर क्रिएट होने जा रही है। यहाँ पे देख रहे हैं आप। अगर मैं नेस्टेड फोल्डर को सिलेक्ट नहीं करता तो वो देखें फाइल, अ, आपको लग रहा होगा कि नेस्टेड फोल्डर के अंदर है, इसको मैं बंद करूँ अगर, तो अभी भी ये देखें नेस्टेड फोल्डर के अंदर नहीं है। मैं कहता हूँ कि नॉट नेस्टेड डॉट आर, ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप नेस्टेड फोल्डर के अंदर नहीं है। लेकिन अगर नेस्टेड फोल्डर के अंदर मैंने क्रिएट करनी है तो मैं करूंगा नेस्टेड डॉट आर बी। अब वो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा इधर है, राइट साइड पे हुआ हुआ है ये आइकन, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन इसकी थोड़ी सी राइट साइड पे हुई है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो वो देखें वो फाइल छुप गई है। तो दैट मीन्स कि वो फाइल नेस्टेड फोल्डर के अंदर क्रिएट हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉट नेस्टेड, नेस्टेड फोल्डर में नेस्टेड डॉट आर बी। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ फाइल्स आप क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट दो चीजें हैं यहाँ। एक तो है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या चीज है, जो ये स्पेस है ना, इसको इंडेंटेशन कहा जाता है। अब अगर जब मैंने ये सेलेक्ट किया, पता नहीं आपको ये नजर आ रहा है या नहीं, मैं इसको थोड़ा जूम, हाँ ये जूम हो गया। तो यहाँ पे जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि ये चार डॉट नजर आ रहे हैं। ये चार डॉट का मतलब है ये चार स्पेसीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है, यहाँ आपको ये दिखा रहा है कि चार स्पेसिस की इंडेंटेशन सेट हुई है। मतलब कि जब भी मैं यहाँ पे एक टैब प्रेस करूंगा ना, टैब का बटन, टैब के बटन का आइडिया होगा आपको कीबोर्ड पे,
टैब का बटन प्रेस करूंगा तो ये 4 स्पेसिस ऐड कर देगा। ये देख रहे हैं आप, 4 स्पेसिस ये और 4 स्पेसिस पहले से सिलेक्टेड थी, तो ये टोटल 8 स्पेसिस हो गई, 8 स्पेसिस। हाँ, अब हम कोशिश करेंगे कि हमारी हर फाइल की इंडेंटेशन जो है ना वो 2 स्पेसिस सेट हो। तो यहाँ से आप फाइल की इंडेंट यूज मतलब उस पर क्लिक करेंगे, स्पेसिस पे, इंडेंट यूजिंग स्पेसिस ही रखेंगे, टैब्स नहीं करेंगे। इसमें क्या फर्क होता है ये हम बाद में किसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के सेशंस में। और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्या साइज रखना है, कितनी स्पेसिस ऐड हो, जब मैं टैब प्रेस करूं तो कितनी स्पेसिस ऐड हो। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 स्पेसिस ऐड हो। अच्छा, यहाँ पे अब हमने 2 स्पेसिस की, तो यहाँ पे अब ये देख रहे हैं आप, ये एक बारीक सी लाइन सी आ गई है। अम, ये जो है ये लाइन आप देख रहे हैं, DEF के नीचे एक ये छोटी सी लाइन आ गई है, ये इंडेंटेशन शो कर रही है कि ये 2 लेवल की इंडेंटेशन है। अब अगर मैं नीचे आके मैं अगर टैब प्रेस करूंगा ना, तो ये सिर्फ 2 स्पेसिस इसने ऐड की हैं, ये देखें। ठीक है, 4 की बजाय। तो इस तरह से आप अपनी स्पेसिस सेट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हाँ, दूसरी चीज जो हमने यहाँ इस बार में डिस्कस करनी थी ये है लैंग्वेज। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, अक्सर ये VS कोड जो है इसको पता होता है कि ये किस टाइप की फाइल है, लेकिन कभी आप समझें, अ, मिसाल के तौर पे ये फाइल जो है ये पाइथन का कोड इसमें लिखा हुआ है। अब VS कोड ने समझा कि ये रूबी का कोड लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे रूबी दिखा रहा होगा। आप अगर चाहते हैं कि नहीं पाइथन का सिंटेक्स दिखाए, सिंटेक्स का फायदा क्या होता है कि देखें, डेफ और एंड, ये आपको बता रहा है कि ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स वो हैं जो हमारे ना प्रोग्रामिंग के अंदर आएंगे। लेकिन थोड़ी सी अगर एक्सप्लेनेशन बताऊं तो कलर कोडिंग वगैरह हो जाती है कि आपको ये इस कलर से पता चल रहा है कि ये कोई एक डिफरेंट सी चीज़ है, ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये मतलब ये दोनों एक सेम चीज़ है। फू और प्रिंट जो कि ये मेथड नेम्स हैं, डेफ और एंड रिजर्व कीवर्ड्स हैं, ये एक स्ट्रिंग है। तो मुख्तलिफ कलर कोडिंग हो जाती है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि ये पाइथन की कलर कोडिंग लगाए इस पे, क्योंकि ये पाइथन का कोड है, तो यहाँ रूबी पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस की ऑप्शंस दे रहा है। बहुत सारी लैंग्वेजेस की सपोर्ट होती है इसमें। तो यहाँ आपको पाइथन नज़र भी आ रही है, लेकिन आप वहाँ पे ऊपर टाइप भी कर सकते हैं। पाइथन आपने लिखा तो पाइथन आ गया, इसको क्लिक किया तो आप देखें वो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, एंड का कलर जो है ना वो खत्म हो गया, क्योंकि पाइथन में एंड नहीं होता, मतलब ये वर्ड नहीं होता एंड वाला। तो जिसकी वजह से वो इसको कोई कलर नहीं दे पाया। बाकी ये मेथड नेम है, ये भी मेथड नेम है, ये उसे पता चल गया। और ये जो डेफ है ये एक रिजर्व कीवर्ड है और ये स्ट्रिंग है। बाकी चीजें सेम है पाइथन में, सिर्फ एंड जो है ना ये पाइथन में नहीं होता, इतना फर्क है यहाँ पे। तो अब ये पाइथन के हिसाब से दिखा रहा है। यहाँ आइकन भी आप देख रहे हैं, पाइथन का आइकन दिखा रहा है, ये पाइथन का आइकन है, ये रूबी का आइकन है। तो इस तरह से आप VS कोड को यूज करेंगे। अब इंशाल्लाह जब हम अपने प्रोग्रामिंग के सेशंस को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम जो है इन इन चीज़ों को, VS कोड को बड़ा एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। तो एक होमवर्क हम आज का सेट कर लेंगे कि आपने VS कोड इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे विद ऑल दोज ऑप्शंस। वो जो आपने ऑप्शंस देखी है ना, जब इंस्टॉलेशन हम कर रहे थे तो वो कह रहा था कि आप इसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं, फाइल के, फोल्डर के। अच्छा, फाइल का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हमने नहीं देखा था। जैसे ये एक फाइल है, इस पे हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एडिट इन नोटपैड आ रहा है अगेन। यहाँ पे VS कोड की ऑप्शन नजर तो नहीं आ रही, लेकिन जब आप शो मोर ऑप्शंस करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन विद कोड की ऑप्शन नजर आ रही होगी। तो मेरे ख्याल से VS कोड के बारे में इतना ही है। मजीद हम आगे प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट करेंगे ना तो फिर हम तब डिस्कस करेंगे कुछ चीजें और जो हम करना चाहेंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक चीज और है।
VS कोड में जब आपके पास ये काफी सारी फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी, मतलब आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें 100 फाइल्स हैं, 200 फाइल्स हैं। अब आप ऐसे तो नहीं करेंगे कि आप हर एक फोल्डर को एक्सप्लोरर में खोल के देखें कि इसके अंदर तो नहीं है वो फाइल, इसके अंदर तो नहीं है, अगर आपको याद नहीं है। अ, या अगर 5-6 फोल्डर्स अंदर जाके है तो आप सब फोल्डर्स पे क्लिक करके अंदर जाएंगे और फिर फाइल ओपन करेंगे। उससे बेहतर है कि आपको अगर फाइल का नाम याद है, ये नहीं पता कि फोल्डर किस फोल्डर में है वो, तो आप यहाँ पे Ctrl+P जब आप प्रेस करेंगे तो आपको ये इस तरह से वो दिखाएगा, जहाँ पे आप फाइल नेम सर्च कर सकते हैं। तो समझे मैंने नेस्टेड वाली फाइल सर्च करनी है, तो जिन फाइल के नाम में नेस्टेड होगा वो सारी फाइलें वो मुझे दिखा देगा। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम भी लिख सकता हूँ, जैसे हमारे पास एक फोल्डर है नेस्टेड फोल्डर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फोल्डर को हाईलाइट कर रहा है। ये जो नेस्टेड फोल्डर है इसको ये यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि मैंने फोल्डर सर्च किया और फोल्डर इस फोल्डर के नाम में है। तो वो उसके अंदर की जितनी भी फाइल्स होंगी ना वो सारी यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। अब ठीक है, आई थिंक VS कोड का हमने फिर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम थोड़ा, जी आकिब। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन वैसे आपको लग रहा है ट्राई करने से पहले पूछने वाला तो वो आप पूछ लें, बाकी ठीक है, बिल्कुल आप ट्राई करें। और इसी तरह से आपकी लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी कि आप खुद से चीजों को ट्राई करेंगे ना, तो फिर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। तो बिल्कुल, कोई क्वेश्चन हो अभी है तो अभी कर लें, नहीं है तो बाद में आप क्वेश्चन वहाँ पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप में या वीडियो पे। ठीक है। अम, चलें तो हम फिर अब मूव करते हैं। अब मैं डिस्कस करना चाह रहा था, अब इस विंडोज में वैसे मेरा नहीं ख्याल कि यूबंटू इंस्टॉल होगी, क्योंकि के अंदर विंडोज है और उसके अंदर यूबंटू इंस्टॉल करना थोड़ा सा आई थिंक हो सकता है इशू इसमें, लेकिन ट्राई करते हैं। अच्छा, यूबंटू आपने इंस्टॉल कैसे करना है? उसके लिए आपने ये स्टार्ट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास विंडोज 10 है तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा ये मेन्यू, लेकिन आपने बेसिकली यहाँ पे सर्च करनी है। सर्च में आपने टर्मिनल टाइप करना है, तो टर्मिनल आ जाएगा आपके पास। टर्मिनल में आपने क्या करना है, कुछ भी और ओपन करने की बजाय ये कैसे क्या करे, कैन बी सेट एज द डिफॉल्ट टर्मिनल, नहीं कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, WSL डबल डैश इंस्टॉल। ये आप जब करेंगे तो मुझे तो लगता है एरर आएगा, देखते हैं। रिक्वायर्स एलिवेशन, ओके, ठीक है। तो जब आप WSL इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से बिल्कुल ये आपसे पूछेगा, ये आपको यस नो पूछेगा कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। क्योंकि आपको याद होगा जब हमने सेशन शुरू किया था, ये कोर्स शुरू किया था, तो मैंने पूछा था सबसे एक फॉर्म के जरिए कि आपके पास विंडोज इंस्टॉल्ड है या आप यूबंटू यूज करते हैं, और अगर आप विंडो यूज करते हैं तो क्या आप यूबंटू पे स्विच होना चाहते हैं। तो काफी सारे लोगों ने नो भी कहा था और कुछ ने, काफी सारे लोगों ने मे बी भी कहा था कि शायद हाँ हम स्विच कर लें अगर हमें लगे कि करना चाहिए। तो अभी के लिए हम स्विच नहीं करेंगे, हम इसको विंडोज के अंदर ही यूज करेंगे। तो इसलिए हम यूबंटू को विंडोज के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। इससे आपकी विंडोज पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आएगा, एक समझेंगे एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, बाकी आपकी विंडोज बिल्कुल वैसे ही होगी। तो यहाँ पे हम इसको यस कहेंगे कि यस इंस्टॉल कर दो, तो अब वो इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, जब इंस्टॉलेशन के दौरान वो दोबारा मतलब डिफरेंट वो मल्टीपल टाइम्स पूछ सकता है कि भैया आपने इंस्टॉल करना है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। यस। ऐप का नाम है होस्ट प्रोसेस फॉर विंडोज सर्विसेज। ठीक है, अब ये इंस्टॉल करना शुरू कर रहे हैं। तो ये ना वैसे थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पास, आई थिंक इंटरनेट, अगर आप PTCL वगैरह का इंटरनेट यूज करें तो वो थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है। तो अगर आपके पास मोबाइल डाटा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मोबाइल डाटा से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप को और फिर आप ये कमांड चलाएं। तो क्योंकि ये तकरीबन 1-1.5 GB इसने डाउनलोड करना होता है, तो वो मेरे पास हो गया था डाउनलोड। तो
मतलब हाँ, मोबाइल डाटा से ये जल्दी हो जाएगा। बहरहाल इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये जो है टाइम लेगा ये, डिपेंडिंग ऑन कितना फास्ट आपका वो है प्रोसेसर वगैरह। अच्छा, अब ये आपको मैसेज आ गया, Ubuntu हैज बीन इंस्टॉल्ड, द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, चेंजेस विल नॉट बी इफेक्टिव अंटिल द सिस्टम इज रीबूटेड। तो इसका मतलब है कि आपको विंडोज अपनी रीस्टार्ट करनी पड़ेगी इंस्टॉल करने के बाद। हम कर ही लेते हैं, मतलब रीस्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप रीस्टार्ट ना करें और आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। तो बेहतर है कि जो उसने सजेशन दी है उसको फॉलो कर लिया जाए। तो हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। ओहो, अब इसने अपडेट्स भी इंस्टॉल करने हैं क्या? देखते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो अब जैसे ही आपने रीस्टार्ट किया तो यूबन आपके पास ये विंडो ओपन होगी और ये यूबंटू स्टार्ट कर रहा है अब। यूबंटू इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, लॉन्चिंग यूबंटू, इंस्टॉलिंग। ये इंस्टॉल हो रहा था, दिस मे टेक अ फ्यू मिनट्स। यस, दिस मे टेक अ फ्यू मिनट्स, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है आपको यहाँ पे। अब इसके बाद वो आपसे कह रहा है ये स्टेप आपने गलत नहीं करना यहाँ पे आपसे, मतलब अगर क्योंकि गलती हुई तो हो सकता है कि आपको दोबारा पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़े, जो इंस्टॉलेशन वाला है, जिसपे आपको काफी टाइम लग सकता है। तो इसलिए आपने यहाँ पे अ, एहतियात करनी है। तो सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि आप अपना यूजर अकाउंट क्रिएट करें यूनिक्स। यूनिक्स जो है ना, लिनक्स को ही कहते हैं, मतलब लिनक्स और यूनिक्स एक ही चीज है। तो हम और यूबंटू जो है वो लिनक्स का एक कह लें कि एक वर्जन है। तो यूबंटू, लिनक्स, यूनिक्स, आप इन सब को एक ही चीज समझ सकते हैं अभी के लिए, कि ये सब एक ही चीज है। तो प्लीज क्रिएट अ डिफॉल्ट यूनिक्स यूजर अकाउंट, द यूजर नेम डज नॉट नीड टू मैच योर विंडोज यूजर नेम। तो विंडोज में जो अभी आपने यूजर नेम रखा हुआ है ना, लाजमी नहीं है कि आपने वही यूजर नेम यहाँ पे रखना है। तो हम यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं, रेव रख लेते हैं, रिवाइव लिस्ट के नाम से। रेव, वो रिवाइव लिस्ट जरा लंबा हो जाता है तो हम इसको सिर्फ रेव कहेंगे। रेव हमने उसका यूजर नेम रख दिया। पासवर्ड आप, मर्जी है आपकी, स्ट्रॉन्ग रखना है, वीक रखना है। यहाँ पे मैं 1 2 या 4 जीरोस दे देता हूँ, 1 2 3 4। और जब मैं ये टाइप करूंगा तो यहाँ पे नजर कुछ नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं मैंने टाइप किए हैं 4 दफा जीरो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा आ रहा, ना कोई स्टार लिखे आ रहे हैं। ये सिक्योरिटी फीचर होता है कि ऐसा ना हो कि कोई मेरे साथ बैठा है और मैं अगर यहाँ पे टाइप करूँ तो मेरा पासवर्ड इस तरह लिखा आना शुरू हो जाए, जिस तरह ये REV लिखा हुआ है, तो साथ बैठे हुए को पता चल जाएगा कि पासवर्ड क्या रखा है मैंने। और इसी तरह अगर वो स्टार दिखाने शुरू कर दे, तो जब मैं 4 जीरो लगाऊंगा तो वो 4 स्टार्स दिखाएगा। उन 4 स्टार्स को दिखाने का मतलब हुआ कि जो साथ बैठा बंदा है उसे पता है कि भाई ये 4 कैरेक्टर्स हैं इसके पासवर्ड में। तो फिर वो गैस करना शुरू कर देगा, अच्छा 1 2 3 4 तो नहीं होगा, 0 0 तो नहीं होगा। तो इस तरह से वो गैस अगर कर ले तो कई दफा तुक्का लग सकता है। और आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं जिनको आप बताएं कि पासवर्ड इतनी लेंथ का है, तो वो अक्सर आपको ना पासवर्ड क्रैक करके दे देते हैं कि ये पासवर्ड है।
अच्छा, मैंने 4 0 यहाँ पे एंटर किए हैं। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। 4 0 लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा दोबारा पासवर्ड टाइप करें, जैसे बिल्कुल जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो ईमेल पूछता है आपका पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड या डी टाइप पासवर्ड। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको पूछ रहा है, क्योंकि आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ आप फिर वही पासवर्ड देंगे, 1 2 3 4, 4 दफा 0, एंटर। वो कहता है कि पासवर्ड आपका अपडेट हो चुका है, आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। और इस चीज को आप फिलहाल इग्नोर कर दें कि कमांड को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कैसे रन करते हैं। ये तकरीबन वही चीज है जैसे आप विंडोज में जब आप कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आती है, जैसे कि इस पे अगर मैं राइट क्लिक करूं विजुअल स्टूडियो कोड पे, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड पे जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक तो ओपन की है, एक है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। मैं इसको अगर कहता हूँ ना कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो मुझसे कंफर्मेशन पूछता है कि क्या आप इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर चलाना चाहते हैं। यस, तो फिर वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर चल जाएगा। बाकी जो चीज़ है ना कि एडमिनिस्ट्रेटर होता क्या है, वो हम इंशाल्लाह बाद में इसको डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल अभी मैंने उसे क्लोज कर दिया। और वेलकम टू, हाँ, तो ये आपका यूबंटू का वर्जन बता रहा है कि आपका यूबंटू का वर्जन कौन सा इंस्टॉल हुआ है। ये आपने लाजमी याद रखना है। वैसे आपको बाद में अगर ना भी याद रहे तो बाद में भी आप ढूंढ सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपने इसको याद रखना है कि आपके पास यूबंटू 22 इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपने मैसेजेस शोन वंस अ डे, हाँ, ये मतलब आपको ना डेली आपको दिखा दिया करेगा एक बार मैसेज। आप आज ये नजर आ गया ना, ये अब हमारे पास ओपन हो गया यूबंटू। इसको हम अब क्लोज करते हैं, क्लोज करके देखते हैं क्या होता है। मतलब क्लोज हो गया। और फिर हम यहाँ से अगर हमने यूबंटू चलाना है, जी आके आके आप म्यूट में अगर कुछ बोल रहे हैं। आ, समझा नहीं मैं, लेकिन अगर आपका मतलब है कि हम यूबंटू पे चले गए सीधे मेरे तो कहने का मतलब है कि खिचड़ी के फौरन बाद फास्ट फूड थोड़ा सा हल्का हाथ रख लें। असल में हमने सेशंस हम भी रखने हैं ना थोड़े, तो क्योंकि एक सेशन हमने और करना है जिसको गिट कहते हैं। वो एक पूरा सेशन उसी पे होगा, वो एक टूल है गिट के नाम से। तो उस टूल को हमने जरूर एक्सप्लोर करना है इसी बेसिक आईटी टूल्स के सेशन में। वैसे अब आगे कुछ नहीं है, हमने और कुछ यूबंटू को इस्तेमाल नहीं करना अभी हमने। ये सिर्फ मैं इंस्टॉलेशन का तरीका बता रहा हूँ कि ये आपने काइंड ऑफ आपका होमवर्क होगा। जिस तरह आपने आपने आज मतलब आज के होमवर्क में दो चीजें हो जाएंगी कि आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है और आपने यूबंटू इंस्टॉल करना है। हाँ, बस तो इंस्टॉल ही करना है कि इस पे प्रैक्टिस भी करनी है? नहीं, कोई प्रैक्टिस अभी आपको मतलब फाइल क्रिएट करके देख लेना आप। वीएस कोड में फाइल्स कैसे क्रिएट होती हैं वो आपको आइडिया हो गया। बिल्कुल सिंपल से है, मतलब कोई इसमें जो है ना मुश्किल स्टेप अगर कोई होंगे तो बिल्कुल वो हम फिर उसको टाइम देंगे। मतलब कोई सेशन जो है वो हम डेडिकेटेड उन मुश्किल चीज़ों पे भी रखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। फाइल में आप कुछ भी आप सेव कर लें टेक्स्ट, आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने कोई उसमें कोई खास किस्म का कोड ही लिख के सेव करनी है या कुछ भी। आप कोई भी एक्सटेंशन ले लें, आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें। मतलब जो आपको प्रैक्टिस आप खोलेंगे ना तो इसको आपको जो भी मिलेगा उसमें आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, एक लेकिन क्वेश्चन मेरा और लेकिन है। हाँ, 1 मिनट उससे पहले कि यूबंटू जो है ना उसकी प्रैक्टिस करने की अभी जरूरत नहीं होगी। वीएस कोड की आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें। यूबंटू की प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम जब गिट को इस्तेमाल करेंगे ना तो तब हम उसकी भी प्रैक्टिस के लिए कुछ कमांड्स वगैरह सजेस्ट करूंगा। जी, आपका क्या अच्छा, मेरा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि हमारे जो ये लैपटॉप है ये सपोर्ट कर लेंगे सब चीज़ें?
बिल्कुल उम्मीद है, अगर विंडोज 11 चला रहा है आपका लैपटॉप या विंडोज 10 तो बिल्कुल, क्योंकि यूबंटू जो है ये एक हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम यूबंटू चलाएंगे ना तो देखते हैं कि कितना सीपीयू कितनी रैम ले रहा है वो। ठीक है, तो थोड़ा सा तो लेगा वो, लोड तो थोड़ा डालेगा, लेकिन इतना लोड नहीं होगा। और वैसे भी अगर ये तो पता बाद में ही चलेगा ना, जब आप अपने लैपटॉप में ट्राई करेंगे तो फिर पता चलेगा कि आपका लैपटॉप उसे सपोर्ट कर सकता है या नहीं। तो चलें, अब यहाँ पे यूबंटू हम ओपन करते हैं। तो वही, हमने विंडो के आइकन पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने यूबंटू सर्च किया, तो ये इस तरह से आपको एक ऐप मिलेगी। इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं, बट इसको आपने एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रन करना। अच्छा, ये ऐप हमने ओपन कर ली। तो अब ये आप देख रहे हैं कि उसने वो दोबारा से वो चीज़ नहीं दिखाई कि यूबंटू का वर्जन क्या है, क्योंकि आज के दिन में उसने एक बार दिखा दिया वो मैसेज, तो अब दोबारा नहीं दिखाएगा। अच्छा, ये हमने ओपन किया, अब हम देख लेते हैं ये कितना सीपीयू कितनी रैम वगैरह ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे वो कोई भी सीपीयू कोई भी रैम नहीं ले रहा, क्योंकि ये है यूबंटू, यहाँ पे सिर्फ 4.7 MB रैम ले रहा है। हालांकि रैम तो 8-8 GB 12-12 GB इस तरह से होती है लैपटॉप्स में, 4 GB तो होती है मिनिमम। तो ये 4.6 MB है, बहुत कम है रैम। जब इसके अंदर आप कोई कमांड्स चलाएंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन मतलब जब वो कमांड्स चलाएंगे तो फिर इसका सीपीयू और रैम थोड़ी ऊपर जाएगी, लेकिन अदरवाइज ये बहुत लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। और यूबंटू में हमने और क्या डिस्कस करना है? यूबंटू में मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम जो गिट के लिए जब हम करेंगे ना, तो उसके स्टार्ट में हम थोड़ी सी कोई 6-7 कमांड्स होंगी जो कि बड़ी ज़रूरी होंगी सीखना, और उसके साथ हम गिट को देखेंगे। तो फिर आई थिंक हाँ, हम उसके लिए एक सेपरेट सेशन कर सकते हैं। आज का सेशन तकरीबन 1 घंटे का होने भी वाला है, तो आई थिंक इसमें हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे हम सेशन को कंप्लीट करते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं आपके किसी के अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया? यूबंटू वाला लिंक काइंडली दोबारा बता दीजिएगा, बल्कि सेंड ही कर दीजिएगा, वहीं से कर लेंगे। नहीं, यूबंटू का तो कोई लिंक नहीं था, यूबंटू की कमांड थी। ये मैं वीडियो शेयर करूंगा ना, तो आप वीडियो को एक बार पूरा गो थ्रू भी करें, ताकि आपको रिवाइज हो जाए चीजें, और उस वीडियो में ही मेंशन भी होगा। वैसे तो मैं टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा ना, जब आप यूट्यूब पे ओपन करेंगे ना तो वहाँ पे वो चैप्टर नहीं जैसे बन जाते, तो चैप्टर होगा एक इंस्टॉल यूबंटू। तो वो इंस्टॉल यूबंटू पे क्लिक करेंगे, वहाँ सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी आपके सामने। क्योंकि हमने कोई लिंक नहीं यूज किया, इसलिए अभी मैं यहाँ पे कोई लिंक आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि मैं कोई लिंक शेयर करूं और वो कोई डिफरेंट तरीके से यूबंटू इंस्टॉल कर रहा हो, तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपके लिए। तो आई थिंक आप वीडियो को देख के आप फॉलो कर लेना। जी ठीक हो गया। जुबैर, आपका कोई क्वेश्चन? वैसे आपने काफी लेट ज्वाइन किया, तो कोई चीजें आपको आप फील्ड से ताल्लुक रखते हैं कोई, आ, इन चीजों का आपको आइडिया है? मैं जी यूट्यूब पे जो है वो लेक्चर से गो थ्रू कर लूंगा, कुछ नहीं समझ आया तो आपसे मैं पूछ लूंगा। सही हो गया, हाँ बिल्कुल। और पिछला जो सेशन था ना वो भी अभी अपलोड नहीं हुआ था, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि दोनों सेशंस जो हैं वो मैं अपलोड करके तो फिर वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप देख लीजिएगा। और मुबर्रा, आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। सही, ठीक हो गया। तो आई थिंक अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे ट्राई करते हैं एंड करने से पहले। यहाँ पे जब मैंने यूबंटू ओपन किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे एग्जिट लिख के टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करूंगा, तो आई थिंक इसे क्लोज होना चाहिए। बिकॉज मैं आई थिंक क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं विंडोज यूज नहीं करता, तो मैं मैक या यूबंटू यूज करता हूँ ज्यादातर। तो इसलिए कुछ चीजें जिनका मुझे है कि ये होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो फिर हम देखेंगे कि उसको क्यों नहीं हो रही वो चीज। बहरहाल यहाँ हम एग्जिट टाइप करेंगे तो ये इसको बंद कर देगा, बिल्कुल।
ये आप देख सकते हैं Ubuntu यहाँ पे बंद हो गया। तो आई थिंक आज हम लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं।